गैरतमंद पठानों को डी चौक पर तनहा छोड़कर वो कौन बेगैरत थे जो डी चौक से भागकर खड़े हुए थे? तुम लोग बेगैरत हो, बेशरम हो, गिद्धों की तरह पीटीआई को और इमरान खान के नाम को नोच रहे हो, बात करने के काबिल नहीं हो और यहां बैठकर टर कर रहे हो। ना इमरान खान गिरफ्तार होगा, ना केपी में गवर्नर राज लगेगा और ना ही पीटीआई पर पाबंदी आयद होगी और इमरान खान भी बाहर आएगा और ना ही उनका कोर्ट मार्शल होगा। हुकूमत और पीटीआई एक और मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रहे हैं। उस मुज़ाकरात का बेसिक जो ढांचा होगा वो क्या होगा, किसको क्या मिलेगा, किसको क्या नहीं मिलेगा और कौन क्या खोएगा, क्या पाएगा, ये तमाम चीजें इन डायलॉग्स में या जो मुज़ाकरात असर नो शुरू होने जा रहे हैं उसमें फाइनल की जाएंगी। आप माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता, हलाकतें तो हुई हैं, बहुत ज्यादा हलाकतें हुई हैं, लाश गिरे हैं और इतने लाश गिरे हैं कि उनकी गिनती मुमकिन नहीं है और यही वजह है कि अमेरिका में इस पर भरपूर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। लेकिन वो लाशें किसकी हैं? कोई है जो अली अमीन गंडापुर से पूछे कि तुम्हें जो एनएफसी अवार्ड के तहत 6 खरब रुपए मिले थे, उन 6 खरब रुपए में से कितने स्कूल खोले, कितने हॉस्पिटल बने, कितने लोगों को बुनियादी सहूलियत फराम की और वो कौन कौन से बेसिक इश्यूज थे केपीके के जो तुमने हल किए? अरे भाई छोड़ दो ना, खुद पीटीआई के लोग चाहते हैं कि बुशरा बीबी गिरफ्तार हो जाए। बुशरा गिरफ्तार होगी तो ही पार्टी बचेगी, अगर बुशरा बीबी बाहर रही तो फिर पार्टी बचने वाली नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेजबान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, न तो गवर्नर राज लगने जा रहा है, ना ही पीटीआई पर कोई पाबंदी आयद होने जा रही है और ना ही इमरान खान का कोर्ट मार्शल होने जा रहा है। अलबत्ता इत्तलात ये हैं कि आने वाले 3 माह में इमरान खान जेल से बाहर होंगे और इसके अलावा इंतखाबात भी वक्त से पहले होने जा रहे हैं। ये मामला क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे और बात करेंगे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस्लामाबाद पर जिस तरह हमला बोला या जिस तरह हल्ला बोल दिया, जिस तरह जलगार की, यानी पीटीआई के परचम के साए तले इन्होंने इस्लामाबाद में बहुत बड़े खून खराबे का मंसूबा बना रखा था और पीटीआई की इनको सपोर्ट हासिल थी। पीटीआई वाले जानते थे कि हम जिनको लेकर जा रहे हैं ये वही हैं जिनको जनरल बाजवा, जनरल फैज और इमरान खान अफगानिस्तान से लेकर केपीके में आए थे और आज वो उसका हक अदा करने इस्लामाबाद पहुंचे थे और उन्होंने इस्लामाबाद में कितनी बड़ी तबाही मचानी थी ये भी हमारे आज के व्लॉग का मौजू होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि हलाकतें तो हुई, हलाकतें हुई, बहुत हलाकतें हुई, कितनी हलाकतें हुई उस पर भी बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि गैरतमंद पठान यानी पठानों की गैरत को ललकारने वालों से एक बात मैं जरूर पूछूंगा कि गैरतमंद पठान तो डी चौक पर डट कर खड़े थे, लेकिन जो डट कर खड़े होने के दावे कर रहे थे वो बेगैरत खुद क्यों भाग गए? वो कौन से बेगैरत थे जो भागकर खड़े हुए? इसके अलावा आज के व्लॉग में हम बात करेंगे गालम गलोच की कि किस तरह पीटीआई की कोर कमेटी में और पॉलिटिकल कमेटी में गालम गलोच हुई और किस तरह एक दूसरे के बाल नोचे गए और किस तरह दूसरे लफ्जों में गिरेबानों में हाथ डाले गए और पीटीआई क्या चाहती है। ये हमारे आज के व्लॉग के इश्यूज हैं और आज के व्लॉग में हम इस पर भी बात करेंगे कि अली अमीन गंडापुर को केपीके की तरक्की के लिए एनएफसी अवार्ड में से जो 6 खरब रुपए मिले वो कहां खर्च होने जा रहे हैं और उनमें से कितने खर्च हो चुके हैं। तो इसलिए आपसे इल्तमास कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। इब्तिदा हम करते हैं छोटी छोटी खबरों से कि इस वक्त रेड जोन यानी डी चौक के अतराफ में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। कहा जा रहा है कि ये सिक्योरिटी इसलिए हाई अलर्ट है कि आने वाले 48 घंटों में कुछ हो सकता है। यानी जो कुछ हो सकता है उनमें यह है कि या तो फिर तहरीक तालिबान की तरफ से जो उनके तकरीबन 1000 बंदे गिरफ्तार हुए हैं और उनमें 300 बंदे वो हैं जो टॉप मोस्ट टेररिस्ट हैं और उन टेररिस्ट से जो नक्शे, जो असला और जो चीजें बरामद हुई हैं या जो मंसूबाबंदी इन्होंने इस्लामाबाद के हवाले से कर रखी थी, जो वो चीजें बरामद हुई हैं, इसलिए उनको छुड़वाने के लिए किसी भी वक्त तहरीक तालिबान एक बार फिर पीटीआई के परचम तले इस्लामाबाद पर धावा बोल सकती है, हमला कर सकती है। इस वक्त की इतलात ये भी हैं कि जो 24 से लेकर 26 नवंबर तक होता रहा उसमें पीटीआई या तो फिर
यूं समझ लें कि इस्तेमाल हुई या फिर जानबूझ के इस्तेमाल हुई, क्योंकि इन्हें इंटरनेशनल लेवल पर एक भयानक किस्म का प्रोपेगेंडा करना था और भयानक किस्म का एक माहौल क्रिएट करना था, ताकि उसके लिए इन्हें बहुत ज्यादा लाशों की जरूरत थी। अब इस वक्त इन्हें लाशें तो मिली नहीं, लेकिन अपनी नाकामियों पर मातम करने के लिए 3 रोजा शोक का ऐलान कर रखा है। नाज़रीन, मैंने जिस तरह कहा कि हलाकतें तो हुई हैं, बहुत हलाकतें हुई हैं, बेतहाशा हलाकतें हुई हैं, लेकिन ये हलाकतें वो हैं जो आप नहीं समझ सकते, आप समझना भी नहीं चाह रहे, क्योंकि ये जो हलाकतें हुई हैं ये उन जिन्नात और मोकलों की हुई हैं जो बुशरा बीबी लेकर आई थी, जिसने बुशरा बीबी ने जिन्नात को हुक्म किया था कि 10-10 हजार जिन्नात और मोकला एक एक मोकल लेकर आए। तो वो जो लाखों की तादाद में जिन्नात और मोकल आए थे, ये वो हैं जिनको सुपर जिन्नात ने और सुपर मोकलिन रेंजर्स और वहां की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उन्होंने धो डाला। न इनके पास कोई जादू था, ना मंत्र था, ना टोना था, ना कोई तंत्र था, लेकिन फिर भी जिन्नात मर गए भाई। लाशें तो पड़ी हैं, लाशें हैं, लेकिन ये लाशें आपको नजर नहीं आएंगी। ये लाशें सिर्फ पीटीआई को नजर आती हैं, ये उनको देखते हैं। इसलिए आप देखें ना कि लतीफ खोसा को 278 लाशें नजर आती हैं, तो दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा को देखें, उनको 20 लाशें नजर आती हैं। रऊफ हसन को देखें, उसको 11 लाशें नजर आती हैं। तो इसी तरह जो अब पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, जो पीटीआई के जो भगोड़े, उनको तो यहाँ पे लाशें ही लाशें दिखती हैं। वो जब भी वहां पे अपने लोगों को भेजते हैं और डी चौक का वो की तरफ कैमरा का रुख करते हैं, तो उन्हें लाशों के अंबार नजर आते हैं। बहरहाल शर्म भी नहीं आती कि किस तरफ लेकर जा रहे हैं मुल्क के हालात को। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज और पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से एक माहौल गर्म है। पीटीआई के हवाले से कहा जा रहा है कि केपीके के हवाले से कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता दिनों जो अपना काबीना का एक हंगामी इजलास हुआ था, उस हंगामी इजलास में गवर्नर राज पर इत्तफाक किया गया था। यह है कि तजवीज आई थी, बिल्कुल तजवीज आई थी, उस तजवीज पर गौर भी किया गया था और 1-2 मिनिस्टर्स ने इस पर तजवीज दी थी, अमीर मकाम ने तजवीज दी थी। लेकिन मसला यह है कि उस पर एस्टेब्लिशमेंट का आउटपुट भी आ चुका है ना, तो एस्टेब्लिशमेंट ने भी अपना आउटपुट दिया। तो एस्टेब्लिशमेंट ने जो आउटपुट दिया उसको अगर हम देखें तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट के आउटपुट में इनको कहा गया कि अगर पीटीआई पर पाबंदी आयद की गई और अगर केपीके में गवर्नर राज नाफिज हुआ तो फिर ये वही गलती करेंगे वो जो अपना इमरान खान को जिस तरह तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटा दिया गया था, उसके बाद फिर उसी इमरान खान को जिसकी मकबूलियत 0 पे आ चुकी थी, लेकिन उस तहरीक अदम एतमाद के बाद इमरान खान की मकबूलियत एक बार फिर इतनी बढ़ गई कि इस वक्त इमरान खान दर्द सर बने हुए हैं, क्योंकि माजी की इस्टेब्लिशमेंट की गलतियां आज इस्टेब्लिशमेंट के गले में आ रही हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट की गलतियां हैं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को कौमी जमात मत रहने दो, उसको सिंध में धकेल दो, पीएमएलएन को कौमी जमात मत रहने दो, उनको पंजाब में धकेल दो, पीटीआई को कौमी जमात मत रहने दो, उसको खैबर पख्तूनख्वा में भेज दो। तो ये जो पॉलिसी थी ना एस्टेब्लिशमेंट की, आज एक वबाल बन के एस्टेब्लिशमेंट के अपने ही गले में आई हुई है। मजीद कह रहे हैं कि जी अगर इस तरह हुआ तो सरमायाकारी मुतासिर होगी, अदम इस्तेहकाम पैदा होगा, मगरबी दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा, पीटीआई किसी और नाम से आ जाएगी। जिस तरह एएनपी अपना नेशनल अवामी पार्टी जो थी वो अवामी नेशनल पार्टी बन के आई थी, जिस तरह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बन के आई थी, जिस तरह एमक्यूएम पाकिस्तान बन के आई थी। तो इसी तरह और भी जो जहादी तंजीमें हैं जिनको कलअदम करार दिया गया था, लेकिन वो दूसरे नामों से आज भी एक्टिव है, वो आज भी सरगर्म है, वो आज भी काम कर रही है। तो इसलिए ऐसी गलती न की जाए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस वक्त अदलिया में प्रॉपरली जो इन्होंने एक प्लान किया हुआ है, उसके तहत अदलिया को अभी तक हमने फतह नहीं किया, पूरी तरह फतह नहीं किया। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट रहती है, पिशावर हाई कोर्ट का जो इशू है वहां पर भी एक अलग मामला आते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पिशावर हाई कोर्ट आपकी इमरजेंसी को, आपकी जो पीटीआई को कलअदम करार देने के फैसले को उड़ा के रख देंगे। लेकिन आइन का आर्टिकल जो है 235 कहता है कि जी आप कहीं भी अगर किसी सूबे में हालात बहुत ज्यादा यानी माली हालात
बहुत ज्यादा बिगड़ जाए, बहुत ज्यादा हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाए, तो फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी नाफिज की जा सकती है, लेकिन वो भी मुख्तसर वक्त के लिए। और आइन का आर्टिकल 232 कहता है कि गवर्नर राज का अख्तियार सदर को है, लेकिन सिर्फ 10 दिनों के लिए। फिर आइन का आर्टिकल 234 वो कहता है कि अगर उस सूबे का गवर्नर एक रिपोर्ट दे दे और उस रिपोर्ट की रोशनी में कौमी असेंबली और सेनेट ये समझें कि वाकई वहां के हालात इस कदर खराब हैं और वहां से एक रेजोल्यूशन मंजूर हो जाए, तो फिर सदर मुमलकत जो है वो कर सकते हैं, गवर्नर राज नाफिज कर सकते हैं, वो भी 2 माह के लिए। और उसके बाद फिर आपको जाना पड़ेगा सेनेट और कौमी असेंबली में, और वहां से आपको फिर जो है उसकी एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी। लेकिन ये जो मामला है, ये जो पीरियड होगा, ये 6 माह से ज्यादा का नहीं हो सकता। तो इसलिए ये बहुत सारी चीजें हैं जो कुछ होने जा रही हैं। इस वक्त तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि गवर्नर राज नहीं लगेगा, पीटीआई पर पाबंदी भी आयद नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता केसेस बनेंगे, गवर्नर राज का भी फाइल बनेगा, पीटीआई पर पाबंदी का भी फाइल बनेगा, लेकिन ये एक तलवार की हैसियत में रहेंगे जो किसी पीटीआई पर लटकते रहेंगे और हुकूमत इनको थ्रेट करती रहेगी कि किसी भी वक्त आपके गर्दन पे इस तलवार को गिराया जा सकता है। एक और बहस इस वक्त चल रही है कि गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, बहुत बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। हाँ, अलबत्ता गिरफ्तार होंगी तो वो बुशरा बीबी होंगी, अली अमीन गंडापुर भी गिरफ्तार नहीं होंगे। और खुद पीटीआई की अपनी पार्टी के अंदर ये चीजें कही जा रही हैं कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी ही वो वाहिद जरिया है जिससे हम पार्टी को बचा सकते हैं। बस सूरत दीगर पार्टी बचने वाली नहीं है, क्योंकि यही सूरत हाल रही। तो अब पीटीआई के लोग इस तरह क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि आपको पता है कि पिछले 3 दिनों से पीटीआई के इजलास चल रहे हैं। कभी जो है वो कोर कमेटी का इजलास होता है, कभी पॉलिटिकल कमेटी का इजलास होता है। तो गुज़िश्ता रोज जो कुछ हुआ, या जिस तरह जो है वो पॉलिटिकल कमेटी और उनके इजलास में बुशरा बीबी घुसकर आई और उन्होंने आकर के की बातें की, अब बहुत ज्यादा सख्त बातें थी। बात उन्होंने कहा उन लोगों को जो कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी के लोग थे कि आप लोग तो बात करने के काबिल ही नहीं हो, आप लोग एहतजाज में शरीक ही नहीं हुए, आप तो आए नहीं, आप लोगों ने तो हमें तनहा छोड़ दिया। मैं आपको फोन करती रही और आप लोग मुझे टोपी पहनाते रहे, आप लोग मुझे झांसे देते रहे, लेकिन आप लोग नहीं पहुंचे। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप बेगैरत हो, बेशर्म हो। आप पीटीआई के नाम को और इमरान खान को आप गिद्धों की तरह नोच रहे हो, और आप एमएनएज और पार्लियामेंटेरियन बने हुए हो, और वो शख्स जेल में पड़ा हुआ है, और जिस पर जाहिर है कि एक माहौल बहुत ज्यादा टेंस क्रिएट हुआ। तो इसलिए वहां पर इस्तीफे भी है, और इस्तीफे पे एक कबूल भी नहीं हुए, और कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ने की भी बात की, फिर उन्होंने पार्टी छोड़ी भी नहीं। हाँ, अलबत्ता कुछ चीजें ज़ेर गौर जरूर है कि क्या होने जा रहा है या क्या हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि गंडापुर गिरफ्तार नहीं होंगे। हाँ, अलबत्ता बुशरा भी जरूर गिरफ्तार होंगे। अब यहां पर मैं आपको एक खबर और भी दे दूं कि एनएफसी अवार्ड के तहत अली अमीन गैया भी वजीर आजम ने ऐलान किया है कि गंडापुर को 6 खरब रुपए मिले केपीके की तरक्की के लिए, वहां के जो फाइनेंशियल इश्यूज है उनके लिए। लेकिन वो 6 खरब रुपए कहां गए? ये इतलात हैं कि उनमें से तकरीबन 1.5 खरब रुपया ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी, जो सरगर्मियां थी, या जो मशीनरी थी, या जिससे पहले जिस तरह मैं एक प्रोग्राम में आपको बता चुका हूं कि कमोबेश 1 अरब रुपया इन्होंने खर्च किया था सिर्फ एक एहतजाज पर। यह तो ऑफिशियल जाहिर खर्च था, लेकिन अगर हम उसको आदाद शुमार को प्रॉपर्ली देखें तो ये खर्च होगा कमोबेश 2 अरब रुपए का। तो 2 अरब रुपए उस वक्त हुए, और 2-2.5 अरब रुपए इस वक्त इस फाइनल कॉल में खर्च हुए। तो बहरहाल फाइनल कॉल, लेकिन अली अमीन गंडापुर से कोई पूछने वाला नहीं है कि 6 खरब रुपए में से कितने स्कूल बने, कितने हाई स्कूल बने, कितनी यूनिवर्सिटीज बनी, कितने हॉस्पिटल्स बने, कितने लोगों का इलाज हुआ, कितने लोगों की फाइनेंशियल सपोर्ट की गई, कितनी सड़कें बनी, लोगों को कौन सी बुनियादी सहूलियात कितनी फराम की गई। इन पैसों का कहां खर्च किया गया? सिर्फ तनख्वाहों पर। पैसे कहां गए? कोई तो पूछे इनसे, कोई तो पूछे इनके गिरबान पकड़कर। और यही वो प्लान है एस्टेब्लिशमेंट का कि इनको छोड़ दो, कि एक दिन आएगा जब जो केपीके के लोग, एक दिन आएगा कि केपीके के लोग
पीटीआई के लोगों से, पीटीआई के वजीर आला का, पीटीआई के वुज़रा के गिरेबान पकड़कर पूछेंगे कि आपने हमें क्या दिया। एक दिन आएगा, इसलिए थोड़ा सा सब्र कर लो, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट अपने माजी की गलतियों से बहुत कुछ सीख चुकी है। तो बहरहाल अब हम आ जाते हैं इस तरफ के जो मुज़ाकरात। तो ये इतलात मिल रही हैं कि बैरिस्टर गौहर ने राब्ता किया है एस्टेब्लिशमेंट के साथ कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं और बात करना चाहते हैं। तो इतलात ये हैं कि जो टर्म्स ऑफ कंडीशंस डिसाइड हो रहे हैं उनके मुताबिक गवर्नर राज नहीं लगेगा, मैं आपको पहले बता चुका। पीटीए पर पाबंदी भी नहीं लगेगी, ये भी मैं बता चुका। इन मुज़ाकरात में जो चीजें फाइनल होंगी वो ये होंगी कि पीटीआई आइंदा इंतहा पसंदी की सियासत नहीं करेगी, पीटीआई आइंदा इंतशार की सियासत नहीं करेगी। पीटीआई को जो भी बोलना होगा वो पार्लियामेंट में बोलेंगे। आने वाले 3 महीनों में इमरान खान को जमानतों पर रिहा कर दिया जाएगा और इसके अलावा आने वाले 3 महीने उसके बाद इमरान खान पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी, उनको फॉलो करना होगा। और इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल भी नहीं होगा। जनरल फैज हमीद को भी एमई वाली कोई सजा सुना के उसको भी छोड़ दिया जाएगा। और ये सब कंप्रोमाइजेस एक माशी बहाली के नाम पर किए जाएंगे कि हम मुल्क में मुआशी तरक्की चाहते हैं, हम इंतशार नहीं चाहते। तो भाई अगर आपके पास 10,000 15,000 लोग हैं ना, तो आप मुल्क में कुछ भी कर सकते हो। आपको मुआशी तरक्की के नाम पर सब माफ कर दिया जाएगा। कहां गए रेंजर्स वालों का खून का हिसाब, कहां गया पुलिस वालों के खून का हिसाब, कितने पुलिस वालों के गिरेबान फटे, किस तरह उनको सड़कों पर घसीटा गया, किस तरह उन पर डंडे बरसाए गए, किस तरह उन पर कीलों वाले डंडे बरसाए गए। और आज आप मुआशी तरक्की के नाम पर यार एक मर्तबा इस फितने को खत्म कर क्यों नहीं देते हो? वो कह रही है ना, मतलब जो वो कह रही है वो मैं आपको कह रहा हूं कि आप बेशर्म हो, आप बेगैरत हो कि आप कानून की हुक्मरानी की बजाय मुआशी तरक्की में छुप रहे हो। इसलिए कि मुआशी तरक्की की आड़ में आप छुप रहे हो कि उस मुआशी तरक्की में आपकी तरक्की छुपी हुई है, उस मुआशी तरक्की में आपके अपने बिजनेसेस छुपे हुए हैं, आपके अपने कारोबार छुपे हुए हैं। आप यहां सरहदों के दिफा के लिए कहां है? आप तो यहां बिजनेस करने आए हैं। आप तो मलिक रियाज की तरह एक बिजनेस टाइकून बन गए हैं। आपका क्या लेना देना भाई? आप तो चाहेंगे कि पॉलिटिकल सर्टेनिटी रहे, आप चाहेंगे कि इकोनॉमिकल सर्टेनिटी रहे, आप चाहेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज और बढ़े और तरक्की करे, इसलिए कि वहां आपके शेयर्स हैं। तो ठीक है, खेलो जो खेल सकते हो। बहरहाल इसमें ये चीजें तय होंगी, लेकिन इन मुज़ाकरात में हुकूमत का पल्ला भारी होगा, क्योंकि पीटीआई के खाते में 24 नवंबर की जो फाइनल कॉल, सख्त कॉल, डू और डाई, ये इनके गले में पड़ चुकी है, ये इनके गले में आ चुकी है। इसलिए अब पीटीआई के पास सवाए समझौता करने के, पीटीआई के पास सवाए कंप्रोमाइज करने के और कोई चारा नहीं है। तो इसलिए बुशरा बीबी का जेल जाना भी जरूरी है, और इसलिए कि पॉलिटिकल इस्तेहकाम पैदा हो, इमरान खान का बाहर आना भी जरूरी है और एक माहौल अच्छा रहे। तो इसलिए जरूरी है कि जो इंतखाबात हैं वो 1 साल पहले कराए जाए, यानी 4 साल में इस हुकूमत को खत्म किया जाए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के पास तो 5 साल है ना। उन्होंने तो अपनी कानून साजी करवा ली, खुद को महफूज करवा लिया। आगे जो होता है होने दें, और कुछ हो नहीं सकता, तो यही होना है। तो इसलिए ये बहुत सारी चीजें हैं जो होने जा रही हैं, जो हो रही हैं, इसलिए कि हमारे पास विजन नहीं है। हम आज भी एक मिसगाइडेड मिसाइल की तरह चल रहे हैं। हम माजी की गलतियों की तलाफी सही तरीके से नहीं कर पा रहे। हम कौम के सामने शर्मिंदा नहीं है। हम इदारा बतौर इदारा हम काम नहीं कर रहे। हम बतौर इदारा आइन को नहीं देख रहे। आइन ने जो हमारी हदूद मुकर्रर की हैं, हम बतौर इदारा उन हदूद में नहीं रहना चाहते। तो इसलिए ये इंतशार बरपा है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। ये मुज़ाकरात किसी भी वक्त शुरू हो सकते हैं। ये सारा प्रोसेस शुरू होने जा रहा है। और बुशरा बीबी के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि आप यकीन करें ना करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन फैक्ट ये है कि केपी की हुकूमत खुद बुशरा बीबी की गिरफ्तारी देगी। बुशरा बीबी को खुद गिरफ्तार होने पर मजबूर कर दिया जाएगा। और मैं आपको बताता चलूं, जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद हुए थे, उसके बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आई, तो उनके साथ भी यही सिचुएशन थी
यही अंकल्स थे, यही जो है वो मुफाद परस्त लोग थे। क्या क्या नहीं देखा हमने? क्या बेनजीर भुट्टो के पीछे मुमताज भुट्टो खड़े थे? क्या बेनजीर भुट्टो शहीद के पीछे हफीज पीरजादा खड़े थे? क्या बेनजीर भुट्टो के पीछे आफ्ताब शेरपाव खड़े थे? क्या बेनजीर भुट्टो के पीछे गुलाम मुस्तफा जतोई खड़े थे? इस तरह मैं कितने नाम गिनवाऊं जो सिर्फ इस बुनियाद पर बेनजीर भुट्टो से खाइफ थे कि एक औरत के पीछे हम क्यों चलें। आज गैरत की बात करते हैं, कहते हैं कि पठान एक बागैरत कौम है, तो फिर एक औरत के पीछे आप क्यों आए? क्या आपको पता नहीं था कि आपके इस मार्च को जो लीड कर रही है वो एक खातून है? तो आप इसमें ये तफरीक जो है ना, ये आपको खत्म करनी होगी। अब आपको समझना होगा कि खवातीन के हुकूक क्या है। वो भी इंसान है, हम जैसे ही हैं। उनके पास भी इतना अकल है, इतना शऊर है, इतना इल्म है, इतनी दानिश है, और वो भी वो कुछ कर सकती हैं जो हम कर सकते हैं। खवातीन को आप आगे आने के लिए, खवातीन के पीछे चलने में आपको क्या दिक्कत है? वैसे तो बाजारों में आप बच्चे उठा के और अपनी खवातीन के पर्स उठा के चल रहे होते हैं, लेकिन यहां आपने नहीं आना। कुछ और बात भी मैं वो नहीं करना चाहता, बात बहुत ज्यादा गंद हो जाएगा। तो इसलिए इन चीजों को वो वक्त गुजर गए। अब हम एक नई दुनिया में जी रहे हैं, एक नए दौर में जी रहे हैं। एक ऐसा दौर है कि जिसमें ये मर्द औरत का ये तफरीक खत्म हो चुकी। अब हमने आगे जाना है, तो इसलिए बुशरा बीबी को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। तो अब यहां पर सवाल यह है कि कैसे किया जाए, कौन किसका है, कौन किसका नहीं है, कौन एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा है, कौन इमरान के साथ खड़ा है, कौन बुशरा के साथ खड़ा है, कौन बैरिस्टर गौहर के साथ खड़ा है, कौन अलीमा के साथ खड़ा है, कौन किसके साथ है। इतने ग्रुप हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए पीटीआई के पास भी और कोई रास्ता नहीं है सवाए समझौते के, सवाए कंप्रोमाइज करने के, सवाए हथियार डाल देने के और इमरान खान को बाहर निकालने के लिए इनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।